देखिए आपका आईपीसी में जो चल रहा था, अपराध की परिभाषा बताई जा रही थी और यहाँ से भी आपका प्री में एक क्वेश्चन बनता है। आईपीसी में आपका डिफिनीशन ऑफ ऑफेंस की परिभा माने चल रहा था। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। क्वेश्चन का मॉडल या तो सेक्शन से रहेगा जो बन चुका है कई बार आप देख सकते हैं, या विद्वानों का कोटेशन रहेगा और ये दे देगा कि इस परिभाषा को किसने दिया है। तो उसी में 4-5 आपका जो लाइन है, एक बार प्रोफेसर केनी की परिभाषा पूछी गई है तो उसमें ट्रिक ये है कि अगर ये आपको दिखाई दे कि अपराध को केवल सम्राट ही क्षमा कर सकता है तो पॉइंट भी पकड़ना है, केनी मारेंगे। फिर ऑस्टिन की परिभाषा भी पूछी गई है, जर्मी बेंथम की परिभाषा भी पूछी गई है। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत बैठिए, शुरुआत किया जाए और शुरुआती दौर से भाई उठाया जाए। शुरुआती दौर से आपका ये उठाना है कि ऑफेंस क्या होता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि ऑफेंस क्या है तो एक अपनी परिभाषा भी बनानी है। ऐसा एक्ट या ओमिशन यानी कि ऐसा कार्य या लोप जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो यानी कि ला द्वारा प्रोविटेड हो, कानून उस पर रोक लगाता है कार्यालोप करने से, और जिसके लिए दंड की व्यवस्था हो। यानी कि एक सटीक परिभाषा आप कह सकते हैं कि ऐसा कार्यालोप जिसे कानूनन प्रतिषिद्ध किया गया हो और जिसके लिए सजा या पनिशमेंट या दंड का प्रावधान कानून में है, उसी को हम ऑफेंस या अपराध कहते हैं। जहाँ तक लीगल तौर पे कानूनी परिभाषा की बात है, कानूनी परिभाषा आईपीसी की धारा 40 में अपराध को स्पष्ट या क्लियर किया गया है, जबकि सीआरपीसी की धारा 2N रट्टा मार कर जाइएगा, 2N में अपराध को डिफाइन किया गया है। अब पहले इन दोनों धाराओं को देख लिया जाए। सामान्य परिभाषा हो गई, तब एक एक विद्वानों का चलना है और वहीं कोटेशन बनते हैं। वैसे आईपीसी सीआरपीसी से भी, तो आईपीसी की धारा 40 में परिभाषित न करके अपराध को स्पष्ट या क्लियर किया गया है, और इसमें आपका सबसे अधिक बार इसी धारा में संशोधन हुआ है। अब तक 6 बार हुआ है। इस धारा में पहला संशोधन पूछ ले 1870 ईस्वी में हुआ था। अब परिभाषा में कहा क्या गया है वो आगे डिटेल में तो सेक्शन वाइज बताया जाएगा, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में जा ऐसा कार्य यानी कि अपराध वह है जिसे आईपीसी के तहत अपराध बनाया गया है, विशेष विधि के तहत बनाया गया है या स्थानीय विधि के तहत बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी के तहत जितने अपराध हैं वे भी अपराध, स्पेशल लॉ के तहत जितने हैं वे भी अपराध, और लोकल लॉ के तहत जिन कार्यों को अपराध माना गया है वह भी अपराध माने जाएं। तो परिभाषा न देकर इंडिकेशन दे दिया गया है कि कौन कौन कानून में आने वाले अपराधों को अपराध माना जाएगा। तो तुरंत आईपीसी पर आइए। पहले आईपीसी में ऑफेंस की, हाँ रहने दीजिए, थोड़ा थोड़ा देर इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए। देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाइए सीट पर भाई, हवा लगेगी। या इधर आ जाइए पंखे की ओर। अब देखिए भाई, आपका कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग। नहीं, सही बात है। अब आपका कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे बहुत गर्मी लगती है, कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है सेंसिटिव, जैसे कि हल्का सा भी अगर मौसम ठंडा हुआ तो उनको कंपकपी आ जाएगी।
तो भाई यहाँ तो सबको ध्यान देना है यानी कि आपका व्यक्तिगत हित न देखकर क्या देखना है, लोक हित देखना है भाई आपका, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट और पॉपुलर लेक्स सुप्रीमो, यानी कि लोकहित सर्वोच्च विधि होती है। तो एविडेंस की एक धारा उदाहरण पर याद कर लीजिए 123 एस एस सिंह, यानी कि कौन सा केस है, सोढ़ी सुखदेव सिंह। तो भाई थोड़ा बहुत आप मैनेज करिए, फिर थोड़ी देर बाद चला दिया जाएगा कूलर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 10-15 मिनट और गर्मी हो जाए तो बीच में चला दिया जाएगा। देखिए फिर एक बार भाई, अब आईपीसी के तहत अपराध की शुरुआत कहाँ से होती है अगर पूछ ले, तो सेक्शन 107। अगर कोई पूछे कि आईपीसी में अपराध कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये ना मार दीजिएगा कि धारा 1 से, ये सब अपराध नहीं है। अपराधों की शुरुआत कहाँ से होती है, 107। पहला अपराध आईपीसी में कौन उल्लिखित है, जो क्रम से पूछ ले, एबेटमेंट या दुष्प्रेरण, और यही क्वेश्चन बन जाए कि पनिशमेंट या दंड की शुरुआत की धारा में, तो 109 मार्कर आना है। यानी कि आईपीसी की धारा 107 से लेकर 511 तक में जितने अपराध दिए गए हैं, धारा 40 कहती है आईपीसी की कि इन्हें ऑफेंस माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आइए, दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि जो स्पेशल लॉ के तहत जिन्हें अपराध घोषित किया गया हो, तो स्पेशल लॉ की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 41 में दी गई है। स्पेशल लॉ का मतलब जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट या विषय पर कानून बनाया गया हो, जैसे कि पास्को एक्ट हो गया, जुनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पर्यावरण अधिनियम हो गया, एससी एसटी एक्ट हो गया, एनडीपीएस हो गया, एनआईए हो गया, ये सब कैसे कानून इत्यादि, मैंने बहुत लिस्ट हैं, ये सब स्पेशल लॉ है। अब इसके बाद लोकल लॉ जाइए। लोकल लॉ का मतलब जो कानून पूरे भारत में लागू न हो, बल्कि भारत के किसी विशिष्ट एरिया में लागू हो, जैसे केवल यूपी में लागू है, तो वह आपका लोकल लॉ हो गया। और लोकल लॉ के तहत भी जो अपराध घोषित किए गए हैं, उन्हें भी अपराध माना जाए। लोकल लॉ की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 42 में दी गई है। तो 3 धाराएं एक साथ याद रखना है, 40 में अपराध आईपीसी, 41 में स्पेशल लॉ और 42 में लोकल लॉ। तो आईपीसी निपट गई। अब सीआरपीसी की परिभाषा देखिए। सीआरपीसी की धारा 2, हाँ एक एक ये जेस में क्वेश्चन बना था भाई, वो देखा जाए तब सीआरपीसी में आया जाए कि सेक्शन 40 के तहत किनको ऑफेंस माना जाएगा, ये जेस का क्वेश्चन है। और झारखंड में भी एक बार बना है, जो आईपीसी के तहत अपराध घोषित किए गए हों, स्पेशल लॉ के तहत, लोकल लॉ के तहत, उपर्युक्त सभी। तो अब क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी। रिपीट करें तो गलत ना हो। सीआरपीसी की धारा 2N में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और ये बताया गया है कि अपराध वह है ऐसा कार्यालोप जिसे तत्समय प्रवृत्ति विधि के तहत, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो इनफोर्स कानून है, लागू कानून है, उसके तहत अपराध घोषित किया गया हो। और इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी आता है जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, याद रखिए 1871 की सेक्शन 20 के तहत, 20 के तहत कंप्लेंट किया जा सकता है। तो देखिए मॉडल कैसे कैसे बना है और कैसे आपको सॉल्व करना है प्री में। पहला मॉडल बना है कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में ऑफेंस को परिभाषित किया गया है, तो 2N रटना है। दूसरा मॉडल बना है
कि अपराध का मतलब क्या हुआ, तो जो तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो फर्स्ट में देगा। जिसके लिए ऐसा कार्य जिसके लिए आपका पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत कंप्लेंट किया जा सकता हो, दोनों इनमें से कोई नहीं। ये भी मॉडल बन चुका है। तो इस मॉडल में अब क्या मारेंगे, दोनों क्या मारेंगे, दोनों दोनों भाई मार कर आना है। इसके बाद फिर पहले पॉइंट पर आइए। ऐसा कार्य आलोप जिसे तत्समय प्रवृत्ति विधि के तहत अपराध घोषित किया गया हो या दंडनीय बनाया गया हो, तो आपका तत्समय प्रवृत्ति विधि तीन प्रकार की हो सकती हैं। एक जनरल ला जो आईपीसी है, एक स्पेशल ला, और तीसरा आपका लोकल ला। यानी कि सीआरपीसी भी ये बताती है अंदर से कि जो आईपीसी के तहत अपराध हैं, जो विशेष विधि के तहत अपराध हैं, जो स्थानीय विधि के तहत अपराध हैं, वह तो अपराध माने ही जाएंगे। लेकिन एक और बात बता देती हैं कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के सेक्शन 20 के तहत जिन कार्यों के लिए क्या किया जा सकता है, कंप्लेंट, यही तो एक बढ़ा भाई, आईपीसी के अलावा यही तो एक बढ़ रहा है, ये भी क्या माना जाएगा, अपराध। तो भाई दोनों मार कर आइएगा। क्वेश्चन का मॉडल बन चुका है, सेक्शन भी बना है। अब आइए विद्वानों की परिभाषा देखा जाए। जहाँ तक विद्वानों की बात है, तमाम विद्वानों ने अपराध को अपने अपने नज़रिए से परिभाषित किया है, और कौन क्या परिभाषा दे रहा है उसी को एक एक करके देखना है। तो पहले आपका शमसुल हुदा की हम परिभाषा उठाते हैं। इसको लिखवाएंगे हम, पहले 7-8 परिभाषाएं समझ लीजिए, और कुछ भाई समझाया भी जाए, केवल लिखवाने से काम नहीं चलेगा। जो ये दिमाग में बैठाया जाए उसके बाद लिखवाया जाए। मेन जो 6 परिभाषाएं साथ हैं, केवल उसी को बताया जाएगा, ये भी याद रखिए। आइए देखा जाए शमसुल हुदा। शमसुल हुदा एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कई किताबें भी लिखी, यहाँ तक कि हिंदू लॉ पर भी किताब लिखी है। और जो लोग पीएचडी करते हैं, शमसुल हुदा की किताब पढ़ते हैं और उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। आप लोगों को नहीं पढ़ना है, अब ये नहीं कि जे के लिए पढ़ने लगिए। हाँ, एलएलएम स्तर पर, आपका पीएचडी स्तर पर ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि काफ़ी मोटी किताब हैं और पढ़ना भाई संभव नहीं है, आपका कह सकते हैं कंपटीशन के लिए मुश्किल है थोड़ा। तो शमसुल हुदा आपका अपराध के की परिभाषा देते हुए कहते क्या हैं, अपराध वह कार्य है जिसे समाज के लोग घोर निंदा के योग्य समझते हैं। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन आया कि ऑफेंस वह है जिसे सोसाइटी के लोग घोर निंदा या घोर आलोचना के योग्य समझते हैं, अब इस परिभाषा में हर एक परिभाषा को पढ़ते हुए उसमें जो कमी रहती है, लोचा रहता है, यानी कि उस परिभाषा का नुक्ताचीनी किया जाता है। नुक्ताचीनी मतलब गुण क्या है और अवगुण क्या है, ये देखा जाता है। तो शमसुल हुदा का ये कहना है कि ऐसा कार्य जिसे समाज के लोग घोर निंदा के योग्य समझते हैं, वही कार्य अपराध है। लेकिन शमसुल हुदा की ये परिभाषा सटीक नहीं है अपराध के बारे में, क्योंकि तमाम कार्य ऐसे हैं जिसे लोगों द्वारा निंदा की जाती है, लेकिन कानूनन उसे कहीं भी अपराध घोषित नहीं किया गया है। अब 2-4 ऐसा कार्य देखिए जहां निंदनीय है समाज द्वारा, लेकिन अपराध नहीं है। जैसे इंटरकास्ट मैरिज करना, समाज ज़्यादातर निंदा ही करता है, यहाँ तक कि कुजात भी छांट देता है, लेकिन
कानूनन इसे ऑफेंस नहीं माना गया। तो शम्सुल हुदा की परिभाषा यहाँ भी विफल होती है। दूसरा आप उदाहरण देख सकते हैं कि एक भिखारी है, एक आदमी के दरवाजे पर गया, वह आदमी भीख नहीं दिया, भिखारी मर गया। ये भी कार्य कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन समाज के लोग भले निंदा करते हों घोर कि बहुत गलत कार्य किया है, दो रोटी दे ही देता तो इसका क्या चला जाता, लेकिन अपराध नहीं है। इस प्रकार मैं अंधे का उदाहरण बताया था, कुएं की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है लेकिन बचा नहीं रहा है, तो भले लोग घोर निंदा करें लेकिन ये अपराध नहीं है। फिर तैराक का उदाहरण मैं बताया था कि एक तैराक है, आपका संगम पर है, एक बच्चा डूब रहा है, वह तैराक उसे बचाया नहीं और समाज के लोग निंदा कर रहे हैं इस कार्य की कि तुम्हें बचाना चाहिए, लेकिन कानूनन ये अपराध नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर लास्ट लाइन ये आया कि जो शम्सुल हुदा की परिभाषा है यह सटीक नहीं है, इसमें तमाम कमियां हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिसे समाज के लोग घोर निंदा करते हैं, लेकिन कानूनन उसे अपराध नहीं माना गया। दूसरी परिभाषा देखिए शम्सुल हुदा के बाद आपका ब्लैक स्टोन की परिभाषा, ये परिभाषा भी आपका पूछी गई है। ब्लैक स्टोन के अनुसार निषिद्ध या समादेशित, यानी कि पहले तो जैसे ही शब्द निषिद्ध आए वैसे ही आपको पकड़ना है ब्लैक स्टोन। ये परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं, अंडरलाइन करना इसको भी। तो ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं? निषिद्ध, निषिद्ध माने प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब कि जिन कार्यों को करने पर रोक लगा दी गई है। या समादेशित, यानी कि समादेशिक मतलब कमांड, कमांड का मतलब आर्डर, आर्डर का मतलब कि जिन कार्यों को करने के लिए आदेश दिया गया है। अर्थात निषिद्ध का मतलब कि जिन कार्यों को करने पर क्या लगाई गई है? रोक। या समादेश का मतलब क्या हुआ? समादेशित करने का मतलब क्या हुआ? जिन कार्यों को करने के लिए कहा गया है। समादेशित माने रोक नहीं। फिर एक बार समझिए, निषिद्ध मतलब रोक होता है और समादेशित मतलब कुछ करना, यानी कि निषिद्ध मतलब कुछ न करिए और समादेशित का मतलब कुछ करिए। तो देखिए आपका फिर निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के, यानी कि यहाँ शब्द जो आपका आया यूनिवर्सल लॉ या आपका सार्वजनिक विधि या पब्लिक लॉ के अतिक्रमण के रूप में, अतिक्रमण मतलब कि वायलेशन, उल्लंघन के रूप में किया गया कोई एक्ट या ओमिशन को ही हम अपराध कहते हैं। तो ब्लैक स्टोन की परिभाषा के तत्व तोड़ लिए जाते हैं, फिर इसके एक एक शब्दों को देखा जाता है और तब इसकी लास्ट में दो चार लाइन आलोचना करनी। हर एक परिभाषा की आलोचना करते रहिए। ब्लैक स्टोन महोदय ये बताते हैं कि कोई कानून है जिसके द्वारा, और वह जो कानून है वह सार्वजनिक कानून है, पब्लिक लॉ है। तो अब समस्या ये पब्लिक लॉ है, उस पब्लिक लॉ के तहत या सार्वजनिक कानून के तहत किसी कार्य को करने से रोका गया है या व्यक्तियों को कहा गया है कि आप ये कार्य करिए, और उस कानून का किसी व्यक्ति ने वायलेशन किया, अतिक्रमण किया या उल्लंघन किया है, और उल्लंघन या तो कोई एक्ट करके किया है या ओमिशन, यानी कि एक्ट मतलब कुछ करके और ओमिशन मतलब कुछ न करके, तो इसे ही क्या माना जाएगा? अपराध। अब यहाँ जो सबसे कमी इनकी दो तीन बातों की है, समझिए। पहली कमी इनकी ये निकलती है
कि जो ये कह रहे हैं सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में, तो सार्वजनिक विधि की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। सार्वजनिक विधि में क्रिमिनल लॉ भी किसी देश में आ जाता है, किसी देश में सिविल लॉ भी आ जाता है, और किसी किसी देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वह भी सार्वजनिक विधि कही जाती है। अर्थात इसका मतलब कि सार्वजनिक विधि न कह के अगर ये क्रिमिनल लॉ यहाँ लिख देते तो इनकी परिभाषा और अच्छी मानी जाती। तो पहला अटैक किस पर करना है? सार्वजनिक विधि पर। तो सार्वजनिक विधि में तो तमाम कानून शामिल हैं। सार्वजनिक विधि मतलब कौन सी विधि? संवैधानिक विधि कि कोई सिविल विधि कि कोई क्रिमिनल लॉ, ये स्पष्ट ब्लैक स्टोन नहीं करते। दूसरा आपका सार्वजनिक विधि का उल्लंघन व्यक्ति ने किया है, तो दूसरी कमी इनकी ये है कि सार्वजनिक विधि का उल्लंघन करने पर अपराध तभी माना जाता है जब वायलेशन करने वाले के लिए सजा का प्रावधान हो, और दंड के प्रावधान ये लिखते ही नहीं। तो ऐसी दशा में तो सिविल लॉ का भी उल्लंघन अपराध हो जाएगा। यानी कि इनकी परिभाषा आलोचनाओं से परिपूर्ण है, लेकिन कंपटीशन के लिए निषिद्ध या समादेशित पहला शब्द देखिएगा तो क्या मारना है विद्वान? ब्लैक स्टोन। तीसरा देखिए स्टीफेन, यानी कि आपका स्टीफेन के बारे में थोड़ा समझते रहिए। जहाँ तक स्टीफेन की बात है, अभी आपको हमने एविडेंस में भी बताया कि जो ये एविडेंस का ड्राफ्ट तैयार किया गया, देखिए फिर एक बार बताना पड़ेगा हल्का सा एविडेंस में। आपका चूंकि उत्तराखंड में एक बार आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है नया आपका कि एविडेंस का ड्राफ्ट या खाका या मसौदा या प्रारूप सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन उत्तराखंड में बना। तो 1868 में 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम एविडेंस का खाका या मसौदा सर हेनरी मेन ने तैयार किया था। इनके मसौदे को डिनाई कर दिया गया, इनके ड्राफ्ट को या मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया, पुनः कार्य सौंपा गया स्टीफेन को, और स्टीफेन ने सन पूछा गया था उत्तराखंड में दोनों क्वेश्चन 1870 ईस्वी में, यानी कि 1870 ईस्वी में नया ड्राफ्ट तैयार किया, और इसी ड्राफ्ट यही ड्राफ्ट वर्तमान समय में द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के रूप में आपका अधिनियमित है। तो क्वेश्चन ये बना था कि किसने सर्वप्रथम तैयार किया, तो मेन मारना है। और स्टीफेन ने कब तैयार किया? तो 1870। किसका ड्राफ्ट डिनाई कर दिया गया था? मेन का। और किसका एक्सेप्ट कर लिया गया? स्टीफेन का। तो वहीं स्टीफेन आपका एडमिशन को भी परिभाषित किए हैं, और एडमिशन को भी परिभाषित किए हैं। अब अपराध की परिभाषा देखिए क्या कहते हैं। संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध आपका है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में, इसका मतलब ये हुआ कि अपराध वह है जिसमें कि संपूर्ण समाज को कोई राइट दिया गया हो, और उस राइट का किसी व्यक्ति ने वायलेशन कर दिया हो। यहाँ यह परिभाषा भी आपका आलोचनाओं से पूर्ण नहीं है कि भाई अधिकार तो तमाम हो सकते हैं जो पूरे समाज को दिए जाते हैं, तो क्या सभी अधिकारों का उल्लंघन करना अपराध मान लिया जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें तो संवैधानिक अधिकार हैं।
मानवाधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, विधिक अधिकार हैं, सिविल अधिकार हैं, क्रिमिनल अधिकार हैं। तो कम से कम इतना लिख लेना चाहिए कि जो आपराधिक मामलों में अधिकार हैं उनका उल्लंघन, तो ये भी परिभाषा आधी अधूरी करके क्या किए हैं, छोड़ दिए। यानी कि सबकी आलोचना करना। अगला ये ऑस्टिन। ऑस्टिन की जहाँ तक परिभाषा की बात है, ऑस्टिन की परिभाषा आपका पूछी गई है। तो कौन कौन पूछा गया है? एक ब्लैक स्टोन का अब तक पूछा गया है, दूसरा आपका जॉन ऑस्टिन की पूछी गई है। तो ऑस्टिन के बारे में थोड़ा बहुत जानना है जूरिस्प्रूडेंशियल व्यू से। देखिए, जहाँ तक जॉन ऑस्टिन की बात है, पहली बात तो ये फादर ऑफ एनालिटिक्स, दो क्वेश्चन एक ही साथ बना है कि आंग्ल विधि शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, आंग्ल विधि शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? वह जॉन ऑस्टिन ही है। दूसरा क्वेश्चन उसी में बन गया जे में कि एनालिटिकल स्कूल या विश्लेषणात्मक विचारधारा या प्रमाणवादी विचारधारा का फादर या जनक या पिता कौन है? तो जॉन ऑस्टिन ही मारिएगा। तीसरा क्वेश्चन, जॉन ऑस्टिन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं? तो चेला हमेशा अपने गुरु से एक कदम आगे ही रहता है। तो एक क्रम बना लीजिए गुरु चेला का, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है जे में ही। तो पहला क्रम जर्मी बेंथम, जर्मी बेंथम का शिष्य या चेला था ऑस्टिन, ऑस्टिन का चेला था केल्सन, और केल्सन का चेला था प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। जो जे में क्वेश्चन बना है कि प्रोफेसर केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं? तो फिर क्रम बनाइए, जो चेला होगा वह गुरु से सदैव क्या रहता है? एक कदम आगे। जैसे आपका गुरु अगर बिस्कुट खिलाते हैं तो चेला बिस्कुट नहीं खिलाएगा, वह या तो पकौड़ा खिलाएगा या क्या खिलाएगा, जलेबी खिलाएगा ना। देखिए मौर्य जी आपका स्वीकार कर लिया, यानी कि अभियुक्त ने अपना अपराध क्या कर लिया। यानी कि गुरु एक क्वेश्चन चेले से पूछेंगे तो चेला 10 क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि कहने का मतलब कि चेला गुरु से एक कदम क्या रहता है? आगे। और रहना भी चाहिए, गुरु का भी कर्तव्य है। जैसे कि आपका राजनीति में भी गुरु चेला, तो आडवाणी मोदी जी के गुरु थे, तो गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी बनकर पीएम पद पा लिया। ये भी आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार फिर एक बार क्रम बनाइए भाई, पूछा जा सकता है नया क्वेश्चन। अगर पूछे कि ऑस्टिन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं तो जर्मी बेंथम मारिएगा। फिर केल्सन किससे पूछा गया है? तो ऑस्टिन से। और हार्ट किससे एक कदम आगे हैं? तो केल्सन से। यानी कि पहला जर्मी बेंथम, इनका चेला ऑस्टिन, इनका चेला केल्सन और इनका चेला हार्ट। तो आगे वाले एक कदम क्या माने जाएंगे? आगे। अब अगला पॉइंट देखिए, ऑस्टिन ने आपका जो पूछा जाता है, कई किताबें लिखी वो भी पूछा जाता है, कई इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपका ऑस्टिन से 2 क्वेश्चन जे में आते हैं लगभग। द लॉ इज कमांड ऑफ सावरेन, विधि संप्रभु का समादेश है। ये भी ऑस्टिन ने ही कहा कि द लॉ इज कमांड ऑफ सावरेन, विधि सावरेन का कमांड है, संप्रभु का समादेश है। अब यहाँ जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और निकालना है। संप्रभुता होती है नकारात्मक सकारात्मक, पूछा गया जे में दोनों, तो दोनों मार्क कराइए। समादेश होता है नकारात्मक सकारात्मक दोनों, ये भी दोनों मार्क कराना है। यानी कि अगर किसी कार्य को न करने के लिए आदेश दिया गया तो वह समादेश नकारात्मक, और किसी कार्य को करने का आदेश दिया गया तो
सकारात्मक। अब यहीं ऑस्टिन महोदय अपराध की भी परिभाषा देते हैं। बैक हो जाइए आपका अपराध के मामले में। देखिए अपराध की परिभाषा ये क्या देते हैं, देखिए कह करके, एक अपकार जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है। यानी कि आपका ऑस्टिन महोदय ये बताते हैं कि एक ऐसा रांग, अपकार मतलब रांग ना है तो उसको समझिए, यानी कि एक ऐसी गलती, एक ऐसा दोष या एक ऐसा अपकार, अपकार जिसकी पैरवी कौन करता है, यानी कि जिसमें मुकदमा कौन चलाता है, या तो पीड़ित या पीड़ित के प्रतिनिधि, यानी कि या तो क्षतिग्रस्त व्यक्ति या क्षतिग्रस्त व्यक्ति के प्रतिनिधि, यानी कि हम अपनी भाषा में कहेंगे या तो पीड़ित मुकदमा चलाता है या पीड़ित के विधिक प्रतिनिधि। अब आइए आगे, यानी कि एक ऐसी गलती, एक ऐसा रंग जिसमें पैरवी, पैरवी मतलब मुकदमा चलाना, क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर निर्भर होता है, तो उसे आपका सिविल रंग कहते हैं, यानी कि व्यवहारिक अपकृत्य कहते हैं। यानी कि जिस मामले में, जिस गलती में पैरवी यानी कि मुकदमा आपका कौन चला सकता है, केवल पीड़ित या पीड़ित के विधिक प्रतिनिधि, उसे हम अपराध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, सिविल रंग, यानी कि व्यवहारिक अपकृत्य, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, सिविल रंग। और एक ऐसी गलती, फिर एक बात देखिए, जिसमें कि पैरवी का अधिकार पीड़ित से, पीड़ित भले चलाए न चलाए, यानी कि एक ऐसी गलती जिसमें जिसमें पैरवी कौन करता है, राज्य करता है, यानी कि फिर एक बार देखिए, एक अपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है वही अपराध है। यानी कि एक ऐसी गलती जिसके लिए मुकदमा या तो राज्य चलाता है या राज्य के प्रतिनिधि चलाते हैं, उसे ऑस्टिन महोदय अपराध मानते हैं। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, अच्छा भारत में कोरिलेशन यहाँ होगा और सीआरपीसी से कोरिलेशन होगा, टाट से होगा, लेकिन पहले इनकी परिभाषा दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे ही पैरवी की बात आएगी तो तुरंत जानना है ये जॉन ऑस्टिन की ही परिभाषा है। पहला नियम, अगर एक गलती, एक दोषपूर्ण कार्य या रॉन्गफुल एक्ट जिसमें मुकदमा केवल क्षतिग्रस्त व्यक्ति यानी कि विक्टिम या आहत या पीड़ित या उसके प्रतिनिधि ही चला सकते हैं, तो वह गलती जो होगी वह सिविल रॉन्ग होगी, यानी कि वह सिविल मामला। और किसी व्यक्ति ने ऐसी गलती की है जिसमें मुकदमा चलाने का हक किसको है, पैरवी का न्यायालय में हक किसको है, राज्य को है या राज्य के प्रतिनिधियों को है, वह गलती सिविल रॉन्ग नहीं, आपका दीवानी रॉन्ग नहीं, वह गलती कैसी रॉन्ग मानी जाएगी, क्रिमिनल, यानी कि आपराधिक। यानी कि अपराध और सिविल मामलों में अंतर करते हैं, किस आधार पर करते हैं, पैरवी, यानी कि कौन मुकदमे का संचालन कोर्ट में कर रहा है। भारत में जोड़िए भाई, जहां तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी अपराधों की गंभीरता के आधार पर अपराधों को दो वर्गों में बांटती है, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। ये सही बात है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, जो संज्ञेय अपराध हैं, जो गंभीर अपराध हैं, उसमें पीड़ित अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाता, उसमें मुकदमा
स्वयं स्टेट चलाता है या स्टेट के प्रतिनिधि चलाते हैं। लेकिन एक और गलती सीआरपीसी में दी गई है, जिसे गंभीर गलती माना गया है। गंभीर नहीं, साधारण गलती, यानी कि आपका सामान्य गलती, गंभीर नहीं। और उसको नाम दिया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। तो असंज्ञेय अपराधों में भारत में राज्य कार्यवाही नहीं करता। पीड़ित को या उसके विधिक प्रतिनिधियों को स्वयं ही पैरवी करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर लास्ट लाइन ये आया कि जनरली ऑस्टिन की परिभाषा तो सही है, लेकिन भारत में पूरी तरह अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ मामले ऐसे हैं जहां की पीड़ित स्वयं मुकदमा करता है, स्वयं लड़ता है, सरकार उसकी ओर से कोई सपोर्ट नहीं करती, फिर भी उन्हें अपराध माना गया है। और किस कैटेगरी में रखा गया है? संज्ञेय की असंज्ञेय? असंज्ञेय। अगली परिभाषा देखिए भाई, आपका ये तो आपका ऑस्टिन की परिभाषा रहा। अगला ये प्रोफेसर केनी। ये परिभाषा भी आपका केनी का पूछा जा चुका है, गलत न हो। प्रोफेसर केनी की भी परिभाषा जे में आ चुकी है। देखिए, अब प्रोफेसर जैसे ही केनी आएंगे, आपको थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए, सतर्क कहाँ रहना है? सतर्क इस विषय पर रहना है कि जैसे ही ये दिखाई दे कि अपराध वह है जिसमें क्षमादान सम्राट द्वारा ही किया जा सकता है, जैसे ही ये शब्द वाक्य में दिखाई दे तो प्रोफेसर केनी ऑप्शन मारिएगा। वैसे मैं पूरा वाक्य बता रहा हूँ, भारत में इसको और अच्छे से कोरिलेट किया जाएगा तमाम जगहों से, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर केनी की परिभाषा देखिए। देखिए, अपराध ऐसे दोष हैं, यानी कि ऑफेंस ऐसे रांगफुल एक्ट हैं, ऐसा फॉल्ट है या ऐसा दोष है या ऐसा अपकार है। दोष माने अपकार भी कहा जाता है, जिसमें अनुशासन दंडात्मक होती है। ठीक है भाई। अर्थात केनी के अनुसार एक ऐसी गलती जिसके लिए जो सेंशन होता है वो प्रतिकर नहीं, मुआवजा नहीं, बल्कि कैसा होता है? दंडात्मक। ठीक है भाई, यहाँ तक आप भी सहमत होंगे कि व्यक्ति ने कोई गलती की है, उसके लिए वह सेंशन का भागी होगा, और वह सेंशन आपका मुआवजा प्रतिकर नहीं बल्कि कौन वाला है? दंड वाला, यानी कि उसे दंडित किया जाता है। यहाँ तक किसी को विरोध करने का हक परिभाषा में नहीं है, क्योंकि ये सटीक परिभाषा है। लेकिन जो अगली बात ये बताते हैं, वही नुक्ताचीनी करनी। अगली बात देखिए, और किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा पार्डन या क्षम्य नहीं है, और यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अब यहाँ समझिए, यानी कि इसका मतलब जो अगला लाइन ये कहते हैं प्रोफेसर केनी कि ये जो आपका दोष है, इसे कोई आम आदमी अभियुक्त को क्षमा नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में आपका क्षमा करने का अधिकार केवल इंग्लैंड के क्राउन को है, यानी कि सम्राट को है। अब भारत में इस परिभाषा को लागू करिए तो इंग्लैंड से हमें उठाना है और तब भारत में आना है, और तब सीआरपीसी, आपका आईपीसी, और आपका कह सकते हैं कि संविधान में कुछ बातें हमें देखनी है। इनकी परिभाषा को थोड़ा सपोर्ट भी कराइएगा, और लास्ट में हम क्या कराएंगे? विरोध। अब फिर एक बार देखिए, पहला वाक्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो ये प्रोफेसर, दूसरा वाक्य प्रोफेसर केनी बताते हैं कि अपराध माने वह है जिसमें आम आदमी अपराधी को क्षमादान नहीं दे सकता। अगर क्षमादान दिया भी जाता है
तो केवल किसके द्वारा? इंग्लैंड के सम्राट। अब पहले क्षमा दान आपको बताया गया संविधान में, फिर एक बार इंग्लैंड से शुरू किया जाए इस परिभाषा को और तब भारत में ऐड किया जाए। इंग्लैंड के सम्राट या क्राउन या किंग या क्वीन को जो भी कहिए, या रेक्स या आर, कहीं कहीं रेक्स लिखा रहेगा, कहीं आर लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं है। सबका मतलब क्या है? एक। आर मतलब रेक्स, भाई आईपीसी में ज़्यादा रहेगा आर बनाम। आर मतलब रेक्स, रेक्स मतलब किंग, किंग माने सम्राट, या अगर महारानी है तो क्वीन। तो इस समय महारानी है तो क्वीन बेंच चलेगी, और जब सम्राट वहाँ का पुरुष राजा रहेगा तो किंग बेंच। याद रखिए आपका। फिर एक बार बैक होइए। इंग्लैंड के सम्राट को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है, न्याय का फव्वारा। यानी कि जितने भी न्यायालय इंग्लैंड में निर्णय देते हैं वह सम्राट के न्यायालय हैं, और सम्राट के अथॉरिटी या प्राधिकार से ही निर्णय देते हैं। सम्राट, ये सम्राट के नाम पर निर्णय दिया जाता है। सम्राट ही अभियुक्तों के खिलाफ अपने नाम से मुकदमा भी चलाता है। और लेकिन भारत में राष्ट्रपति नहीं चलाते। भारत में जो विधिक व्यक्तित्व प्राप्त हैं वह यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ को, या राज्य अपना नाम, उत्तर प्रदेश राज्य, राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं। लेकिन इंग्लैंड में कौन है विधिक व्यक्तित्व रखता है? सम्राट। एक दो लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, उसको भी बता दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति अपने पद पर सम्राट के पद पर है तो कहावत ये कही जाती है कि राजा न तो कोई गलती करता है न ही किसी को गलती के लिए अथराइज करता है। तो जो दूसरा शब्द है हम निकाल दीजिएगा। अब अथराइज कर सकता है, मुआवजा वसूला जा सकता है, लेकिन जो पहला शब्द है कि सम्राट आज भी कोई गलती नहीं करता, ये आज भी कायम है। अर्थात अगर इंग्लैंड का सम्राट चोरी कर ले, चोरी कर ले या किसी की हत्या भी कर दे, तो जब तक वह पद पर है उस हत्या के लिए क्या उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं? नहीं। भारत में अब आ जाइए। भारत में अनुच्छेद 361 कवर करना है पहले। अनुच्छेद 361 ये बताते हैं कि अगर राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, आन अपने पद पर आसीन हैं और उस दौरान अगर वह किसी का मर्डर भी कर देता है, तो जब तक वह पदासीन है, अपने पद पर हैं, कोई कार्यवाही उसके खिलाफ की जाएगी कि नहीं? नहीं की जाएगी, चाहे मर्डर ही कर दे। आपराधिक मामलों में एब्सोल्यूट आपका बचाव है। मैं फिर बता रहा हूँ, मर्डर भी कर दे तो कोई कानून ऐसा नहीं है जो राष्ट्रपति या दो ही लोगों को बचाव है। आईएएस में पूछा गया था कोई आपका इनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन जैसे ये पद से क्या करेंगे, हटेंगे, ये सब मुकदमे चलने क्या हो जाएंगे शुरू। मैंने लेकिन कब तक बचाव है? जब तक वह अपने पद पर है। अब आइए अगला देखा जाए क्षमादान पर। आइए तो इंग्लैंड के सम्राट से कोरिलेट किया गया। प्रोफेसर केनी ये कहते हैं कि अपराध वह है जिसमें क्षमा देने का अधिकार केवल किसको है? सम्राट को। ये सही बात है। इंग्लैंड का सम्राट किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को क्या दे दे? पार्डन। भारत में आ जाइए। अगर हम भारत में इस नियम को अप्लाई करते हैं तो पहला अनुच्छेद 72 देखना पड़ेगा, जहां राष्ट्रपति किसी भी सजा याफ्ता व्यक्ति को क्षमा दान या पार्डन दे सकता है। सही है। राज्यपाल भी ऐसा कर सकता है आपका अनुच्छेद 161 में, यानी कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 72। भाई बहुत डिटेल में नहीं चल सकता, हल्का हल्का चलेगा। आपका राज्यपाल 161 इसमें सही है कि ये भाई हेड हैं राज्य और देश के,
तो इन्हें क्षमा दान देने की क्या है शक्ति। प्रोफेसर केनी के अनुसार अब समुचित सरकार भी क्षमा दान दे सकती है, मैंने कम कर सकती है दंड को आईपीसी की धारा 54 में और 55 में, और सीआरपीसी की धारा 432, 433 और 433 ए के तहत। अब सेक्शन बस याद रखना है। अब आइए जो ये कह रहे हैं कि आम जनता को क्षमा दान देने का पावर नहीं है। अब भारत में इसको जोड़िए, इसको जब जोड़िएगा तो सीआरपीसी की धारा 320 थोड़ा दिमाग में लाना है भाई। सीआरपीसी की धारा 320 में कंपाउंड ऑफेंस दिए गए हैं, शमनीय अपराध दिए गए हैं, ऐसे अपराध जिसमें समझौता हो सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्षमा देने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त और पीड़ित आपस में मिल गए तो क्या समझौता किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। यानी कि भारत में कुछ दशाओं में आपका पीड़ित द्वारा अभियुक्त को माफ किया जा सकता है, लेकिन मामला सीआरपीसी के किस सेक्शन में आना चाहिए 320। तो यानी कि जो केनी परिभाषा दिए हैं आप ये कह सकते हैं कि सही हैं, लेकिन भारत में पूरी तरह लागू नहीं होती, क्योंकि कुछ दशाओं में कौन क्षमा दान दे सकता है तो आपका पीड़ित भी दे सकता है। अब एक परिभाषा आपकी मुख्य रूप से बची है, वह देखा जाए दो परिभाषाएं बची हैं, एक पैटर्न महोदय की परिभाषा और दूसरा जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम की परिभाषा पूछी गई है। तो पहले जर्मी बेंथम के बारे में दो चार लाइन जानिए। जहाँ तक जर्मी बेंथम की बात है, एक क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस में यहाँ से बनता है। जर्मी बेंथम एनालिटिकल स्कूल जूरिस्प्रूडेंस में यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा से भी रिलेटेड हैं, और सोशलिस्ट स्कूल समाजशास्त्री विचारधारा से। ये ऑस्टिन के गुरु माने जाते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा था कि द लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन विद संप्रभु का क्या है समादेश। इसके बाद थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से ऑस्टिन यानी कि इनके चेले ने बहुत बार किया, तो चेले को माना जाता है। ये जहाँ तक जर्मी बेंथम की बात है, इन्होंने कई सिद्धांत दिए, वे सिद्धांत भी पूछे जाते हैं। एक तो पेन एंड प्लीजर का सिद्धांत, दुख और सुख का सिद्धांत। तो जो लोग कानून का पालन करते हैं उन्हें इनाम दिया जाएगा, यानी कि सुखी रहेंगे। जो लोग उल्लंघन करते हैं उन्हें दुख दिया जाएगा दंड देकर, ये कहते हैं। दूसरा ये उपयोगितावाद का सिद्धांत देते हैं, कानून ऐसा होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक क्या हो भलाई। इसलिए ये किसकी ओर मुड़ जाते हैं समाजशास्त्री। फिर विश्लेषणात्मक में आ जाते हैं कि कानून तो संप्रभु का क्या है समादेश, तो फिर किधर आ गए विश्लेषण। इनकी दो तीन बातें और याद रखना है, तीन बातें हर हाल में। एक आपका डाग लॉ जो पूछा गया जे में कि डाग लॉ की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, तो जर्मी बेंथम ने। डाग लॉ यानी कि कुत्तों की विधि। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा विद्वान ये कहता है कि आपका प्राकृतिक अधिकार या स्वाभाविक अधिकार या नेचुरल जस्टिस एक ऐसा अधिकार है या एक ऐसी औलाद है, ऐसी औलाद माने ऐसी संतान है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा है। तो अगर ये कोटेशन भी आया है तो क्या मारेंगे, जैसे ही आ जाए औलाद पर तो औलाद पर आ जाए और नेचुरल लॉ पूछ ले तो क्या मारना है,
अब पिता के बिना पुत्र का अस्तित्व संभव ही नहीं है। अतः प्राकृतिक अधिकार को मानने से जर्मी बेंथम क्या करते हैं, पूरी तरह इनकार। आपका ये भी डागला पूछा गया, कई बार सतर्क रहिएगा। अब जर्मी बेंथम आपका कह सकते हैं कि परिभाषा देते हैं अपराध का। क्या परिभाषा देते हैं वो देखा जाए। अपराध वह है जिसे विधिनांग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। यानी कि ऑफेंस वह है जिसे विधिनांग, विधिनांग मतलब विधि बनाने वाली संस्था, विधि बनाने वाली संस्था का मतलब ये हुआ कि आपका लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मने विधायिका। तो भाई विधिनांग ना आए तो इसको याद रखिए, क्या मतलब इसका, विधायिका ने परिभाषा निपटा दिया जाए। अब 2-4 मिनट और सही आपका, नहीं तो बचा रह जाएगा। कल से आपका भैया आईपीसी में सेक्शन पढ़ कर आइए। अब सेक्शन 1 से माने प्रियम्बल से शुरू कर दिया जाएगा। आज परिभाषा हर हाल में निपटाना है, क्योंकि भाई आपका एग्जाम भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। इससे अच्छा है कि थोड़ा आपका समय बढ़ाकर, अब ये है कि समय बढ़ेगा तो डिटेल में थोड़ा चलता है, शॉर्टकट में भाई कोई मतलब नहीं है। शॉर्टकट में हम पढ़ा भी देंगे तो जो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं वही नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़िए, ताकि अब कोई भी एग्ज़ाम आए, इनका जो भी अब कानून पढ़िए, भले थोड़ा समय लग जाए, लेकिन प्रयास ये करिए कि कोई भी एग्ज़ाम आए, जे आए एपीओ आए, भाई इन कानूनों से अब गलत न हो। और इधर निपटा रहेगा तो उधर जूरिस्प्रूडेंस इत्यादि दोहराना भी है जे के लिए, तो सही है। सुबह से आपका सुबह 1-2 सब्जेक्ट जे के लिए, मैंने आपका एपीओ और जे के लिए आपका शेड्यूल सही कर लिया जाएगा। तो आपका एक बार पढ़ा रहेगा तो दोबारा रिवीजन करने में जे में भी आसानी रहेगी। देखिए फिर एक बार, अपराध वह है जिसे विधिनांग ने, विधिनांग का मतलब लेजिस्लेचर ने, लेजिस्लेचर मने विधायिका ने। तो बताइए भारत में कौन कौन विधायिका है, दो ही तो हैं, एक संघ स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर राज्य विधान मंडल। यानी कि या तो हमारी संसद ने या राज्य विधान मंडल ने अच्छे या बुरे कारणों से, यानी कि या तो गुड या बैड रीजन से क्या किया है, कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने पर रोक लगा दी है। निषिद्ध मतलब क्या, रोक। यानी कि जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि भाई विधायिका है और विधायिका ने किसी कार्य को करने से रोक दिया है, चाहे अच्छे कारण से ये रोक लगाई हो या बुरे कारण से, इसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, अपराध। यहाँ ये कमी ये है कि दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ये लिख नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि इन कार्यों पर क्या लगाया गया, रोक। तो कम से कम ये भी लिखना चाहिए कि जिसके लिए क्या हो, पनिशमेंट हो। अगला देखिए परिभाषा लास्ट में पैटर्न की। अपराध के सामान्य लक्षण हैं राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा देना, यानी कि दंड को क्षमा करना और दंड देना। यानी कि प्रोफेसर पैटर्न महोदय 3 बातों पर ध्यान देता है। अपराध वह है जिसमें पीड़ित कार्यवाही न करके स्वयं कौन करता है, राज्य। राज्य ही अभियुक्त को क्या देता है, सजा, और राज्य ही अभियुक्त को क्या देता है, क्षमादान। तो 3 बातें समझ लीजिए। जहाँ तक भारत की बात है, अब आइए जितने इंग्लैंड में पहले देखा जाए, पहला नियम यह है कि इंग्लैंड में जो भी अपराध हैं उसमें राज्य अपने नाम से मुकदमा चलाता है, कोई समस्या नहीं। रेक्स लिखता है, आर लिखता है,
जैसे या रेक्स लिख देता है, रिंग लिख देता है। जैसे आर बनाम गोविंदा आप लोग पढ़ते हैं, इम्परर क्वीन इम्परर बनाम अब्दुल्ला पढ़ते हैं। तो ये जो आगे लिखा है शब्द, इसका मतलब कि ये राज्य हैं जो अपने नाम से अभियुक्त के खिलाफ क्या किया है मुकदमा। भारत में रहेगा तो राष्ट्रपति नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया, या राज्य रहेगा तो राज्य का नाम। दूसरा नियम आइए, तो ये सही बात है कि अब भारत में भी जोड़ते रहिए। अगर हम सीआरपीसी में देखें तो राज्य अपने नाम से मुकदमा तो चलाता है, लेकिन सभी अपराधों में नहीं। केवल किस अपराध में बताइए, अभी बताया गया था, संज्ञेय की असंज्ञेय की दोनों। संज्ञेय किसमें राज्य अपने नाम से मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध नहीं चलाता, असंज्ञेय। तो भारत में पहला तो ये विफल हो गया। दूसरा, राज्य ही दंड देता है अभियुक्त को पैटर्न के अनुसार। तो इंग्लैंड में जितने न्यायालय हैं वह राज्य के ही न्यायालय माने जाते हैं, और ये माने जाते हैं कि ये राजा के प्राधिकार से आपका निर्णय देते हैं, लेकिन राजा से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर देते हैं। राजा का प्रभाव इनके निर्णयों पर पड़ता नहीं। तो भारत में भी जो न्यायालय हैं ये राज्य के ही अंग हैं, ये भी सही हैं, ये राज्य के ही अंग हैं। ये दंड देते हैं तो सरकार के दबाव में आकर देते हैं, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के दबाव में आकर देते हैं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर। निष्पक्ष और स्वतंत्र यहाँ भी ठीक है। तीसरा, क्षमा पर आ जाइए। आपका पैटर्न कहते हैं कि अपराध वह है जिसमें कि क्षमादान केवल कौन कर सकता है, राज्य। तो भाई सम्राट सबसे बड़ा क्षमादान करता है इंग्लैंड का, वहाँ तो ठीक है। लेकिन भारत में हम फिर बता रहे हैं कि ठीक है, जनरली क्षमादान राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं, समुचित सरकार कर सकती हैं। लेकिन एक लोचा या एक कमी भी है कि भारत में पीड़ित भी अभियुक्त को क्षमा करके और आपस में समझौता कर ले तो सीआरपीसी की फिर वही धारा अप्लाई करना है, कंपाउंड ऑफेंस, यानी कि शमनीय अपराध। ऐसे अपराध जिसमें कि समन हो सके। समन, शमन का मतलब जलाकर राख कर देना, मिटा देना, वजूद ही खत्म कर देना। तो ये किस धारा में सीआरपीसी में है, 320। इस प्रकार भाई जो जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उसको बताकर उसकी आलोचना भी सबकी की गई। अब आपका कल से जो शुरू होगा, अब आपका बेयर एक्ट शुरू कर दिया जाए आईपीसी का। देखिए आज कॉन्टेक्ट में लिखवा नहीं जाए भैया, निकल जाए थोड़ा, तबीयत फिर हमारी डाउन हो गई थी, सुबह ही दवा खाना पड़ा। थोड़ा बहुत कभी काल पनौती लग जा रही है, पता ना आपका मैंने क्या समस्या आ जा रही है, कभी काल आपका दिक्कत आ जा रहे हैं। तो सुबह दवा खा के ही पढ़ाया जा रहा है, तब भी आज बहुत खींचा, कम नहीं खींचा, यानी कि आपका इसमें कोई शक नहीं। तो वहीं एविडेंस में आपका कल जो चलेगा, सह अपराधी थोड़ा पढ़ कर आइए। भूमिका तो बांधी गई है पूरा, अब भूमिका हमका नहीं बांधी जाएगी, डायरेक्ट से आपका परिभाषा से केस से शुरू हो जाएगा। और आईपीसी में भाई सेक्शन पढ़ कर आइए, अब सेक्शन खींचा जाएगा और यहाँ तक कि 75 तक आपका 5-6 दिन में निपटा देना है। उसके बाद भले समय लगे, मैंने 5-6 दिन में आईपीसी अभी चलेगी लंबा, लेकिन प्रयास करिए कि थोड़ा नोट्स